गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी थोड़ा डिले होने के लिए। एंड यहाँ पर मैं पीछे से कनेक्ट करते हुए आपको जो है यहाँ पर कनेक्ट कराने का कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ लिया था? आपने लोकपाल और लोकायुक्त पढ़ लिया था। कब? 59 चैप्टर में। आज हम लोग देखेंगे कि 60 चैप्टर से क्या डिस्कस किया गया है इन लक्ष्मीकांत। तो आज यानी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हम लोग। पूरे एनर्जेटिक होकर आप बैठे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 59 चैप्टर आपने लोकपाल लोकायुक्त बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। कई सारे लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर, यानी हम लोगों ने जो है अदर जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का अध्ययन कर लिया था। अब आप जो लक्ष्मीकांत में देखोगे तो अब जो है भाग 9 में यहाँ पर जो दिया गया है 60 चैप्टर से, यानी 59 चैप्टर जो था वो लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में था। इसके अलावा जो कुछ जो है नए चैप्टर ऐड हुए हैं, 6 चैप्टर। तो 6 चैप्टर जो नए ऐड हुए हैं उनमें से हम लोगों ने 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको हम लोग लास्ट जो है पूरी बुक में, यानी अगर कहा जाए 5th एडिशन में 76 चैप्टर हैं। और नया एडिशन जो आया उसमें 5-6 चैप्टर जो ऐड हुए हैं उनमें से हम लोगों ने 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे, जीएसटी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखेंगे जो है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन। तो ये जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अन्य संवैधानिक आयाम में से आपने सहकारी समितियाँ, अगर आपने ये सहकारी समितियाँ 60 चैप्टर जब हम लोग जो है आर्टिकल के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कवर कर रहे थे, तो यहाँ पर आपने देखा था 243 आर्टिकल जब भाग 9 पढ़ रहे थे, तो उसी के साथ मैंने ये 60 चैप्टर सहकारी समितियाँ कवर कर दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है सहकारी समितियाँ प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करें पॉलिटी वाले में, तो आपको सहकारी समितियों का चैप्टर मिल जाएगा। आज हम लोगों को बहुत प्यारा राजभाषा चैप्टर है 61 और राजभाषा डिस्कस करना है। तो आज आइए देखते हैं कि राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं आप। और ये साथ बना है तो बनाए रहना चाहिए आपको, और ताकि आप बेहतर पूरी अंडरस्टैंडिंग बना पाएँ पॉलिटी पर। तो 61 चैप्टर है राजभाषा। पूरी इसको एक स्टोरी के माध्यम से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। और अभी तक कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। मैं आपको डायरेक्ट जो है चैप्टर से कनेक्ट जो है यहाँ पर डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करती, उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इसको कनेक्ट करने की, ताकि आप अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बना सके कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहली बात है कि राजभाषा आप पढ़ने जा रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज? सबसे पहले एक स्टोरी जैसे आप सुने पहले थोड़ी देर, कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ जब, यानी हमारा देश 1945 को जब आज़ाद हो गया और 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लागू हो गया। और जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारा जो भारत था, हमारा भारत, उसमें अंग्रेज पूरी तरह से राजपद जो है अधिकार करके गए थे। यानी अंग्रेजों का आधिपत्य काफ़ी सालों तक की हमारा जो भारत है वो झेल रहा था। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अंग्रेज हमारे यहाँ पर काफ़ी रूल करके गए थे, तो उनकी जो छाप थी, एक अंग्रेजों की छाप, वो बाद तक भी बची रही। सुनते जाएं, कनेक्ट करना मेरा काम है। तो यानी क्योंकि अंग्रेजों के समय हमारी जो भाषा थी, ऑफिशियल जितने भी कार्यकाज हो रहे थे वो अंग्रेजी में चल रहे थे, तो अंग्रेजी में चल रहे थे। और हमारे यहाँ पर ये जो राजभाषा बनाने की बात हुई, तो हिंदी को राजभाषा जब बनाने की बात आई, यानी जो है आज़ादी के बाद उत्तर भारत में शासन किसका चल रहा था, यानी आधिपत्य वाले में। तो उत्तर भारत में जो राजनेता थे, तो राजनेता जो मोस्टली थे वो उत्तर भारत के राजनेता मोस्टली थे। ये कहानी में विपिन चंद्रा, आधुनिक भारत का जो है आज़ादी के बाद भारत, उससे ये पूरी तरह से रिलेट है कि कहाँ से ये राजभाषा जो है इस पर डिस्प्यूट हुआ, क्या चीज़ इसके बारे में है। तो कहने का तात्पर्य, जब हमारे यहाँ से अंग्रेज गए तो उत्तर भारत में सबसे पहले आप देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासन, जो मोस्टली राजनेता थे, नेता थे, वो सब जो है उत्तर भारत के थे। और उत्तर भारत में आप जानते हैं कि मोस्टली जो है हिंदी बोली जाती है, चाहे फिर आप राजस्थान और ऊपर के जितने हिमाचल प्रदेश या उत्तरी
जो भी रीजन लें वहाँ पर हिंदी को प्रायोरिटी दी जाती है। तो मोस्टली जो भी राजनेता थे वो हिंदी को बढ़ावा देना चाहते थे और उन्होंने क्या कहा कि हिंदी को राजभाषा बना दिया जाए, यानी अगर हमारी जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखी जाए वो राजभाषा जो है वो हिंदी में होनी चाहिए। फिर जो इसके, लेकिन ये सारे लोग कैसे मान जाते हैं, दक्षिण भारत के लोग कैसे मान जाते हैं? तो दक्षिण भारत के जो राजनेता थे, दक्षिण भारत के जो लोग, वो कह रहे थे कि तमिल और तेलुगु ये भी तो भाषाएं हैं, इन्हें क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है, उत्तर भारत की लैंग्वेज या हिंदी को ही क्यों प्रायोरिटी दी जा रही है। तो यानी दक्षिण और उत्तर के मध्य ये विवादास्पद बात थी कि जो है हिंदी को राजभाषा कैसे बनाया जाए। दोनों जो उत्तर और दक्षिण के जो राजनेता थे, भारत के नेता, वो सहमत नहीं थे इस जो है पॉइंट पर कि जो हिंदी है उसको राजभाषा बना दिया जाए। ठीक है, अभी अभी हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था चूंकि, और अंग्रेजों की छाप अभी भी थी, और अंग्रेजों के समय सारे कामकाज जो होते थे वो अंग्रेजी में चलते थे। तो कुछ जो सुझाव आए इस विवाद को निपटाने के लिए कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए कि ना बनाया जाए, तो इस विवाद को निपटाने के लिए जो सुझाव आए, तो यह सुझाव आया कि जो है अंग्रेजी को कुछ सालों के लिए मान्य कर दिया जाए, यानी हिंदी को बेसिकली राजभाषा है जो वो बना लिया जाए, लेकिन साथ में जिसे हिंदी नहीं आती है, जैसे दक्षिण भारत के जो रीजन हैं या उत्तर भारत के कुछ हैं जो पूर्वोत्तर साइड के हैं, या जिन्हें हिंदी नहीं आती है वो अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत, अपनी बात रख सकते हैं। ये सुझाव सबको सही लगा, यानी उत्तर भारत के भी कुछ लोग और दक्षिण भारत के कुछ लोग, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे सब जगह अंग्रेजी यूज की जा रही थी ऑफिशियल कामकाज में। तो यहाँ पर ये सुझाव सभी को सही लगा कि क्यों ना जो है आज़ादी के ये प्रावधान आया कि आज़ादी के 15 साल तक की अंग्रेजी को मान्यता दी जाएगी, यानी 15 साल तक अंग्रेजी भी ऑफिशियल कामकाज में यूज़ की जाएगी, मान्य होगी हिंदी के जैसे। और उसके बाद जो है तब तक इन 15 सालों में जो उत्तर के राज्य वगैरह हैं वहाँ पर जो है दक्षिण की भाषा को सिखा दिया जाएगा, तमिल और तेलुगु भाषाओं को सिखा दिया जाएगा व्यवहार में लाकर इन 15 सालों में, और जब तक अंग्रेजी को मान्य रखा गया है। उसके बाद दक्षिण वाले जो रीजन थे वहाँ पर बात हुई कि हम हिंदी को थोड़ा बहुत बच्चों को सिखाएंगे और परिचित कराएंगे। तो इस पर सहमति बन गई कि ठीक है, 15 साल की बात है, तो 15 साल तक की सारे लोग सहमत हो गए। उत्तर और दक्षिण भारत का जो रीजन था कि अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बना सकते हैं और हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी भी साथ में, यानी जो भी ऑफिशियल जो भी कामकाज होंगे उसमें अंग्रेजी से जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा वो मान्य होगा। ठीक है, सब लोग सहमत हो गए। अब बात क्या आती है, अब जब 15 साल हो गए और इन 15 सालों में ना उत्तर भारत के लोगों ने अपने बच्चों को तमिल और तेलुगु से ज़्यादा परिचित कराया या सिखाया, और ना ही दक्षिण के भारत के लोगों ने जो है अपने बच्चों को जो भी हिंदी वगैरह से परिचित कराया, यानी उत्तर और दक्षिण भारत में ऐसा व्यवहारिक रूप में नहीं हो पाया। तो जब व्यवहारिक रूप में नहीं हो पाया तो अब यहाँ पर साधन क्या था, अब यानी व्यवहारिक रूप में नहीं हो पाया, 15 साल बाद भी आज़ादी मिली, यानी कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, और 1965 तक की था कि अंग्रेजी मान्य होगी। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेजी अभी भी, यानी जब 15 साल तक में भी उत्तर और भारत जो है दक्षिण के बीच की ये जो खाई या भाषा संबंधित जो ये खाई थी वो नहीं भरी, तो 15 साल बाद भी आज तक आप देखते हैं कि जो भी ऑफिशियल कामकाज होते हैं वहाँ पर अंग्रेजी को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, अंग्रेजी को मान्यता यानी पूरी तरह से बरकरार है। तो इसकी कहानी कैसे जुड़ी, यानी यानी ये हिंदी को राजभाषा का दर्जा कैसे मिला, क्या डिस्प्यूट थे, क्या विचार थे, क्या मत थे, इसको आपने समझा। ठीक है, अभी सारे पॉइंट कनेक्ट होंगे, अभी सिर्फ आप जो है इसको समझते जाएं। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि ठीक है जो है अंग्रेजी जो है वो 15 साल तक मान्य रहेगी। फिर नेक्स्ट बात आती है कि इस राजभाषा को अगर तोड़ दें आप, राजभाषा को अगर आप डिकोड कर दें, तो राजभाषा क्या है, राजकाज की भाषा, यानी राज का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, जो ऑफिशियल कामकाज में जो भाषा यूज की जा रही है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, राजभाषा कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो राजभाषा है यानी राजकाज की भाषा, वो भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, अब आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में राजभाषा को स्थान दिया गया है, तो किस भाग को हम लोग राजभाषा को पढ़ रहे हैं, तो भाग 17 में राजभाषा के बारे में गिवन है, यानी भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, अब हमारा कामकाज जो है वो राजभाषा किसको बनाया गया है, किस आर्टिकल में ये बात कही गई है, तो राजभाषा जो है वो हिंदी को संघ की राजभाषा बनाई गई है।
जो भी यानी राजभाषा का दर्जा पर्टिकुलर किसको दिया गया है, वो हिंदी को दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात, यानी यहाँ पर आप जो भाग 17 पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे आप, भाग 17, इसको आप 4 भागों में पढ़ेंगे। 4 भाग कौन कौन से, यानी पूरे लेसन का सार में संक्षिप्त आपको पूरी तरह से रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप अभी चीज़ें देखेंगे तो आप इजीली सारी चीज़ कनेक्ट करेंगे, ये सबसे अच्छा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भाग 17 है उसके 4 भाग हैं। भाग 17 को 4 भागों में पढ़ते हैं हम लोग, 1, 2, 3 और 4। कितने से कितने आर्टिकल तक में जो है भाग 17 वर्णित किया गया है, तो 343 से 351 आर्टिकल जो है वो भाग 17 के तहत आता है। यानी 343 से 351 संविधान का जो भाग 17 है, इसमें कुल 4 अध्याय हैं या 4 पार्ट हैं। तो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट जो है वो भाग 17 का पहला पार्ट कि संघ की भाषा क्या होगी। पहला पार्ट क्या है कि संघ की भाषा क्या होगी, यानी हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है, तो संघ में कैसे किसे प्रायोरिटी दी जाएगी, कब तक मान्य होगी हिंदी, ये इन सब के बारे में, यानी संघ के बारे में। तो संघ की भाषा क्या होगी, इसके बारे में प्रावधान है, आर्टिकल गिवन है। तो यहाँ पर भाग 17 का जो भाग यानी भाग है 17, संविधान में 22 भाग हैं, तो 22 भागों में से भाग 17 राजभाषा को डिफाइन करता है। उनमें से अध्याय 1 या 4 भागों में, 4 पार्ट में भाग 17 डिवाइड है। तो पहला पार्ट है संघ की भाषा, दूसरा पार्ट है जो क्षेत्रीय भाषा यूज़ की जा रही है, तो कौन सा यानी क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दी जाएगी नहीं ऑफिशियल कामकाज में, इस बारे में है, यानी क्षेत्रीय भाषा। तीसरा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी तीसरा जो है, अभी सारी चीज़ कनेक्ट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे मान्यता दी गई है इस बेसिस पे। और चौथा क्या है, तो चौथा जो है वो हिंदी को प्रमोट करने के बारे में है, यानी जो है विशेष कह दें कि विशेष दर्जा जो कहा जाता है, दिया जाता है। तो विशेष के बारे में कहाँ पर है, भाग 4 में। तो विशेष निर्देश दिए गए हैं ये भाग 4 में। आई होप आपको अब ये कॉन्स्टिट्यूशन या कह दें आर्टिकल की बेसिस पे भी आपको पता चल गया कि भाग 17 जो 4 खंडों में डिवाइड है, संघ की भाषा, और ये क्या है, क्षेत्रीय भाषा, दूसरा भाग क्षेत्रीय भाषा से संबंधित, और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा यूज की जाएगी, और चौथा जो है वो विशेष निर्देश दिए गए हैं। अब आइए हम लोग चैप्टर को पूरी तरह से जो है खंगालने का काम करते हैं, एक तरह से पूरी तरह से समझने का काम। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यानी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई कि राजभाषा क्या है, ऑफिशियल कामकाज या राजकाज की जो भाषा है उसे हम लोग राजभाषा कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी इतना समझने के बाद आप चैप्टर समझना बहुत आसान हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि संविधान, यहाँ पर देखेंगे कि संविधान का जो भाग 17 है वो 343 से 351 है। किससे संबंधित है, राजभाषा की ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी क्या होगी। ये 4 भागों में बटा हुआ है। 4 भाग कौन से हैं, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, और उसके बाद ये न्यायपालिका और विविध यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा मान्य होगी, किस भाषा में आप बातचीत कर सकते हैं, किस भाषा में आप जो है क्यूरिटी पे जो है यानी पिटीशन वगैरह जो है वो दायर कर सकते हैं, इसके बारे में प्रावधान, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो विधि से संबंधित विधि से संबंधित या न्यायपालिका से संबंधित जो भी विभाग हैं वहाँ पर कैसी लैंग्वेज जो है मान्य होगी। इसके अलावा चौथा पार्ट जो है वो चौथा भाग 17 का विशेष निर्देश के बारे में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल संघ की भाषा, संघ की भाषा क्या था, पहला भाग 17 का पहला पार्ट है। ठीक है, अब जैसे मैंने कनेक्ट कराया आपको जो है कि जो है आपको जो स्टोरी के माध्यम से मैंने राजभाषा की अस्तित्व कहाँ से आया, तो यहाँ पर कहा गया कि जो संघ की भाषा है ये किस आर्टिकल में बात की गई, आर्टिकल 343 से 351 में राजभाषा के बारे में चर्चा है। तो 343 आर्टिकल क्या कहता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो हिंदी है वो संघ की भाषा है, यानी हिंदी को संघ की राजभाषा यानी राजभाषा का दर्जा जो है वो हिंदी को दिया गया है, और संघ की जो भाषा है वो भी हिंदी स्वीकार की गई है कि संघ में हिंदी भाषा का यूज़ जो है आधिकारिक रूप से भी मान्य होगा। और यानी अब हिंदी में हिंदी को भी हम किस भाषा में पढ़ते हैं, तो देवनागरी भाषा में पढ़ते हैं।
ठीक है। तो कहने का तात्पर्य जो भी आपको वर्ड्स लिखे मिलेंगे कोई भी ऑफिशियल कामकाज में, वो हिंदी में मिल सकते हैं, हिंदी में मिलेंगे। इसके अलावा जो अंक मिलते हैं, अंक कैसे मिलते हैं आपको? हिंदी के अंक 1, 2 इस तरह से आपने देखे होंगे। तो ये हिंदी के, यानी कहा जाए ये प्रॉपर हिंदी वाले ये अंकों में देवनागरी जो ये हिंदी है जो इसके अंकों में यूज़ नहीं करते हैं। अंक कैसे होंगे? अंक अंतर्राष्ट्रीय वाले होंगे। इसीलिए आप कोई भी जो है ऑफिशियल कामकाज में या ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी देखते हैं वहाँ पर हिंदी के अंक नहीं लिखे होंगे। कहने का तात्पर्य देवनागरी का जो यूरोपियन वर्जन है वो अंक यूज़ किए जाते हों और आपको ये 1 2 3 इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलता है। तो भाषा हिंदी होगी लेकिन अंक जो है वो हिंदी वाले ना हो करके ये देवनागरी भाषा लिपि जो है वो देवनागरी है, अंक जो हैं वो देवनागरी का यूरोपीय वर्जन अंक हैं और हिंदी जो है वो राजभाषा बनी हुई है। ठीक है, यानी अब संघ की भाषा में आप इतना समझ गए। फिर उसके बाद यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि आधिकारिक रूप में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का रूप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय होगा, ना कि देवनागरी होगा। तो यानी अंक जो होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय होंगे, देवनागरी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर जैसे मैंने कहानी आपको स्टोरी रिलेट कराई कि ये प्रावधान यानी ये डिस्प्यूट क्यों था उस समय। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संविधान के प्रारंभ होने से 1950 से 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप से मान्य किया गया कि अंग्रेजी जो है मान्य रखी जाएगी 15 साल तक की। और इसी दौरान कहा गया था कि जो है उत्तर और दक्षिण में ये जो विवाद है इसको निपटा दिया जाएगा। और तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 साल तक लोगों ने कहा कि ठीक है अंग्रेजी को मान्य रखा जाए और ऑफिशियल कामकाज में अंग्रेजी का यूज़ किया जा सकता है। तो 1950 से पूर्व भी इसका उपयोग जो है वो अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा था। अंग्रेज क्योंकि अंग्रेज शासन करके गए थे इतने दिन, लोग इससे व्यवहारिक रूप से परिचित हो चुके थे। फिर क्या हुआ कि 15 वर्ष के बाद भी संघ जो है वो संघ क्या था, यूनियन जो है वो प्रयोजन विशेष के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। यानी आपने देखा जब 15 वर्ष के बाद भी उत्तर के लोग दक्षिण की लैंग्वेज जैसे मराठी तमिल नहीं सीख पाए, या तमिल के लोग दक्षिण के लोग तेलुगु वगैरह जो जानते हैं वो हिंदी को नहीं सीख पाए, तो अब इनके बीच कम्युनिकेशन कैसे हो सकता था? तो कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है एक ही रह गई थी, इंग्लिश। तो इसलिए इंग्लिश जो है वो कामकाज में यूज़ की जा रही थी, जो है जो भी राजकाज या ऑफिशियल जो भी कार्य हो रहे थे। और सबसे अजीब बात है यहाँ पर आप देखोगे कि यानी इंटरेस्टिंग पॉइंट या जो भी क्वेश्चन आपको डाला जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने देखा है कि संविधान की जो भी जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो उल्लेख है, और मैंने लाइव क्लास में ये पढ़ाया भी है 8वीं जो है संविधान में या अनुसूचियों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देखें उस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जो जिक्र है, उन 22 भाषाओं में से अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, कहानी कहाँ से है कि 15 वर्ष के बाद भी किसी भी कामकाज में वो अंग्रेजी मान्य रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये प्रावधान किया गया कि धीरे धीरे यहाँ पर बात की गई थी कि इन 15 सालों में हिंदी को प्रमोट करने का कार्य किया जाएगा और इसके अलावा जो है अन्य ऑफिशियल यानी अंग्रेजी को समाप्त किया जाएगा। इसके लिए कुछ प्रावधान भी बने, यानी कहा जाए कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो उसके बाद 1955 हो गया और 1960, यानी कहा गया था कि जैसे ही संविधान लागू हो जाएगा उसके बाद उसके 5 और 10 साल बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित कर देगा, और जो आयोग जो गठित करेगा इसमें ज़्यादातर प्रयास जो किया जाएगा वो हिंदी को प्रमोट करने की बात की जाएगी और अंग्रेजी को धीरे धीरे कम किया जाएगा और इन 15 सालों में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक भी बात सही है, पूरी समझ में आ रहा है आपको प्रोसेस। फिर क्या हुआ कि जो भी आयोग था, तो आयोग के यानी ये बात कही गई कि 5 से 10 साल में, 5 साल में एक आयोग गठित किया जाएगा, एक 10 साल में, और ये आयोग क्या करेगा? ये आयोग हिंदी को प्रमोट करने का कार्य किया जाएगा। इस आयोग की जो भी सिफारिश होंगी वो राष्ट्रपति को विचार देने के लिए जो है जो भी आयोग बनाया जाएगा उसके लिए एक समिति गठित की जाएगी, यानी इस पर जो है विचार करेगा, विचार मंथन करेगा। और इसके लिए विचार मंथन कौन करेगा? तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी 5 से 10 सालों में, यानी 5 साल में एक कमेटी बनाई जाएगी, एक 10 साल में इस पर कमेटी बनाई जाएगी कि जो है अंग्रेजी सीमित हो जाए, ख़त्म कर दी जाए।
फिर देखेंगे आप कि 1950 कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और 1955 में ही एक कमेटी बनाई गई, ठीक है। अब जब जो कमेटी बनाई गई तो एक पहले तो आयोग बनाया जाएगा, फिर वो कमेटी बनाई जाएगी संसदीय समिति। तो आयोग जब बनाया गया तो इसी संबंध में कि राजभाषा के संदर्भ में या ऑफिशियल कामकाज में जो इंग्लिश थी उसको सीमित करने के संबंध में, तो जो आयोग गठित किया गया इसकी अध्यक्षता किसने की? बीजी खेर ने 1955 में ही, यानी 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया गया, ठीक है। अब आयोग गठित कर दिया गया तो जैसी बात थी कि आयोग जो भी गठित होगा उसके लिए एक संसदीय समिति वगैरह भी गठित की जाएगी। ये जो आयोग होगा, कोई भी आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो सबसे पहले राष्ट्रपति को सौंपता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट क्या की? राष्ट्रपति को सौंप दी। अब जब राष्ट्रपति को सौंप दी, ठीक है, अब ये बात थी कि जो भी आयोग गठित किया जाएगा इसके लिए जो है इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, गठित की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी जब भी अध्ययन और राष्ट्रपति को आयोग जो है सिफारिश देगा उसके लिए एक कमेटी जो गठित की जाएगी विचार विमर्श करने के लिए। अब कमेटी भाई गठित की जाएगी इसके बाद। तो 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है वो अध्यक्ष बनाए गए। जो कमेटी ये जो इन्होंने बीजी खेर की अध्यक्षता में जो आयोग बना था, जो भी इसने सिफारिशें वगैरह की थी, जो भी प्रावधान रखे थे उस पर विचार विमर्श करने के लिए। अब विचार विमर्श करने के लिए जो कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, यानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है 1957 में इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। अब ये जो समिति थी इसके मेंबर जो है कैसे चुने जाने थे? तो ये संसदीय समिति में कौन कौन से मेंबर हो सकते थे? तो संसदीय समिति के जो मेंबर थे वो टोटल 30 मेंबर हो सकते थे संसदीय समिति में, जिसमें से 20 मेंबर जो होंगे वो लोकसभा से आने थे और 10 मेंबर जो है वो राज्यसभा से आने थे। अभी आप पीछे चैप्टर में कनेक्ट करेंगे इस चीज को, यहाँ पर सुनते जाएं। तो संसदीय समिति जो थी उसमें 30 मेंबर हो सकते थे, लोकसभा के 20 मेंबर और 10 मेंबर जो है वो राज्यसभा से आने थे। इन सबका चुनाव, ये जो संसदीय समिति के जो मेंबर थे 30, इनका चुनाव एकल मत संक्रमणी पद्धति द्वारा ही होना था। अब ठीक है, यानी ये समिति बनी और इसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। दूसरी बात क्या हुई? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो हो गई पहला आयोग जो गठित किया गया, उसके लिए समिति भी बना दी गई जो कि 5 साल में गठित होना था। दूसरा 10 साल में आना था, इसी पर विचार विमर्श करने के लिए कि राजभाषा, ऑफिशियल कामकाज की भाषा या अंग्रेजी को कैसे सीमित किया जाए, हिंदी को कैसे प्रायोरिटी बढ़ावा दिया जाए। तो इसी संदर्भ में 10 साल बाद भी एक आयोग आना था। तो जो 10 साल बाद आयोग आना था तो यहाँ पर जो कि जिसकी कल्पना कहाँ पर संविधान में कही गई थी कि 10 साल बाद भी एक आयोग गठित किया जाएगा, तो ये आयोग आया ही नहीं, इसका गठन ही नहीं किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1955 वाला तो आयोग आपने देख लिया, अध्यक्षता बीजी खेर और समिति की अध्यक्षता पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने कर दी थी, ठीक है। हालांकि ये 1960 में ये दूसरा आयोग नहीं आया, क्योंककि यहाँ पर आप देखेंगे कि 1963 में ही एक जो है एक अधिनियम आ गया, एक्ट आ गया, जिसको कहते हैं अधिनियम को एक्ट। तो संसद ने 1963 में एक एक्ट पारित कर दिया। अब संसद इसमें थोड़ा सा जो है अपना हस्तक्षेप करेगी। संसद ने क्या किया? संसद ने एक एक्ट ले आई संसद 1963 में, और इस एक्ट में क्या बात कही गई थी? इस एक्ट में यही बात कही गई कि जो भी यानी कहा गया कि हालांकि संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय या ये बात कही गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये आर्टिकल वगैरह शामिल किए जा रहे थे 343 से 351 वगैरह, तो यहाँ पर ये बात कही गई थी कि 15 साल तक अंग्रेजी को आधिकारिक रूप से मान्य रखा जाएगा। लेकिन जब इन्होंने देखा 1963 तक और 1965 तक ही क्राइटेरिया था, 1950 से 1965, अभी यानी ये समझ चुके थे कि यानी उत्तर और भारत और दक्षिण भारत में अभी वो कंडीशन नहीं आई है कि जो है यानी यहाँ पर उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, और दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो उत्तर भारत की लैंग्वेज ज़्यादा परिचित नहीं है। इसका मतलब है कि अंग्रेजी अभी भी मान्य रखी जाएगी। तो ये जो अधिनियम बनाया गया, इसने क्या कहा? इसने कहा कि 15 सालों बाद भी यानी अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के साथ ही हिंदी का प्रयोग भी उपलब्ध किया गया। कहा गया कि अंग्रेजी अभी भी मान्य रखी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर दूसरा यानी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये दूसरा जो आयोग है वो गठित क्यों नहीं किया गया। कहानी बहुत स्टोरी आप कनेक्ट करें तो यानी ये बात आई कि दूसरा आयोग गठित ही क्यों नहीं किया गया, जब ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के समय बताई गई थी और बहुत सारे लोगों के मध्य रखी गई थी। तो यानी यहाँ पर दूसरा आयोग इसलिए नहीं गठित हुआ क्योंकि यहाँ पर आप टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं 1957-1955 का टाइम, और इसी दौरान इन
5 सालों में आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत के लोग जो है अपने भाषाई आधार पर अलग राज्य गठित करने की मांग कर रहे थे। यानी कह दें इस समय जो पूरे भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है गठित किया जा रहा था। यानी भाषा के आधार पर राज्य अपने आप को अलग स्टेट जो है देने की मांग उठ रही थी। और दक्षिण भारत में आप जानते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर अलग होने वाला सबसे पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश था। तो यानी अगर दक्षिण भारत में ये पहले से डिस्प्यूट पूरा चल रहा था, झगड़ा चल रहा था कि भाषा के आधार पर हमें अलग कर दिया जाए, तो जब दक्षिण भारत में ये कंडीशन बनी हुई है तो इस कंडीशन में ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर कोई भी फेरबदल किया जाता, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी को अगर प्रायोरिटी दी जाती, फिर ये दक्षिण भारत के लोग क्या हो जाते, पूरी तरह से आग बबूला और एक तरह से फिर विवादास्पद जो है कंडीशन हो जाती। यानी जिसको यानी अगर कहा जाए पूरी देश की जो है देसी रियासतों को एक करने के लिए जो खून पसीना जो मेहनत की गई थी वो पूरी पानी में मिल जाती, यानी फिर से विवादास्पद जो है पूरा डिस्प्यूट हो जाता। तो इससे बचने के लिए ही यानी अगर दूसरा आयोग ही नहीं गठित किया गया कि यानी ठीक है जो चल रहा है वैसे ही धीरे धीरे चलता रहे, और क्योंकि सहमत तो लोग थे ही इस चीज़ से, अंग्रेजी से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 1963 में ही एक अधिनियम बनाया गया और इसी को समर्थन देने के लिए कि 15 साल बाद भी 1965 के बाद भी अंग्रेजी जो है वो राजभाषा के रूप में जारी रहेगी, ठीक है। और हिंदी के साथ साथ यानी अंग्रेजी भी कामकाज में यूज़ करती जाती रहेगी और जारी रहेगी। फिर आप देखेंगे कि 1967 में कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग जो है अनिवार्य करने के लिए कुछ संशोधन किए गए। यानी ये तो बात आप बहुत अच्छे से समझ गए कि संघ में यानी यूनियन में हिंदी को प्रायोरिटी कैसे दी जा रही है, या हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को कैसे मान्य किया जा रहा है, ऑफिशियल कामकाज में कैसे भाषा जो है कौन सी भाषा यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा। यानी भाग 17 को 4 भागों में बांटा, तो पहला भाग था संघ की भाषा, दूसरा था क्षेत्रीय भाषा। अब क्षेत्रीय भाषा क्या है, तो क्षेत्रीय भाषा कहा जाए क्या है, तो यानी क्षेत्र विशेष में। अब आपने सुना होगा हिंदी में जैसे क्षेत्रीय भाषा, अब क्षेत्रीय भाषा में जैसे पहाड़ी लैंग्वेज होती है जो है उड़िया लैंग्वेज, हिंदी भाषी जो है उत्तर में हिंदी भाषी लोग हैं, इसके अलावा जो है गुजराती में गुजराती बोली जाती है गुजरात में। तो कुछ रीजनल लैंग्वेज भी होती हैं, कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी होती हैं। तो इनके बारे में क्या जो है प्रावधान रखा गया कि कुछ जो राज्य हैं, मान लिया उस राज्य में गुजराती बोली जाती है, तो लोग वहाँ के लोग वाकिफ़ हैं गुजराती लैंग्वेज से, या तमिल वाले लोग तमिल भाषा से परिचित हैं। तो यहाँ पर अब इसके बारे में बात थी कि ये अपनी बात कैसे रखें, कैसे कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं की बात जो है वो आर्टिकल में कैसे शामिल की गई है, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में संघ की क्या भाषा होनी चाहिए, कामकाज अंग्रेजी में भी मान्य हो गए, वो संघ की बात है। संघ मतलब यूनियन, मतलब आप कोई भी ऑफिशियल या सेंट्रल गवर्नमेंट को आप कोई भी प्रपत्र कोई भी चीज़ देना चाहते हैं, आप हिंदी में दे सकते हैं और इसके अलावा आप इंग्लिश में दे सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको हिंदी नहीं आती है दक्षिण भारत के कोई भी जो है स्टेट वगैरह, तो वो इंग्लिश में दे सकते हैं अपना प्रपत्र। दूसरी चीज़ आई यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं की क्या बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं यानी रीजनल लैंग्वेज जो है क्षेत्र विशेष की भाषाएं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी राज्य का जो विधायिका है, विधायिका मतलब विधानसभा और जो है विधान परिषद यानी विधानमंडल जो है, तो किसी भी राज्य की विधायिका उस राज्य के रूप में किसी एक या एक से अधिक भाषा या हिंदी का चुनाव कर सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी राज्य स्टेट है, अगर वहाँ पर मान लिया तमिल बोली जाती है या मराठी बोली जाती है, तो वो एक यानी अपनी मराठी इसके अलावा एक से अधिक भाषा में जो है बातचीत रख सकता है अपनी जो है, यानी अगर विधायिका में राज्य विधानमंडल में कोई भी जो है कार्यवाही चल रही है या अपनी बात कोई भी विधायक रखना चाहता है, तो अपनी वो क्षेत्रीय लैंग्वेज में जो है, या क्षेत्रीय लैंग्वेज के अलावा इसके अलावा आप देखेंगे हिंदी का चुनाव जो है वो कर सकता है। और जो है जब तक यह ना हो कि उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी हो, यानी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की इंग्लिश रखी गई है तो फिर इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश में करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं है जो है आधिकारिक भाषा इंग्लिश, तो वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो है बातचीत कर सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि राज्य में किसी एक या एक से अधिक भाषा जो है अथवा हिंदी का चुनाव वो कर सकता है, ठीक है, राज्य की विधायिका। तो यहाँ पर कौन जो है ये जो है डिस्कस करेगा या किसके पास अधिकार है, तो ये राज्य की विधायिका जो है राज्य विधानमंडल ये डिस्कस करेगा या ये जो है उसकी अनुमति पर कि कहाँ पर कौन सी जो है लैंग्वेज जो है मान्य कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि उस राज्य की जो विधायिका होगी
उस राज्य में किसी भी कामकाज में कौन सी भाषा मान्य होगी, तो इसके बारे में जो है प्रावधान या जो है कर सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे कि इसके उपबंध में जो क्षेत्रीय भाषा है या कहीं कहीं पर मान लिया आप देखेंगे यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा है उसको स्वीकार किया गया है, यानी कहा जाए कि तमिल का व्यक्ति है और सुप्रीम कोर्ट में हालांकि इंग्लिश ही यूज़ कर सकते हैं आप, हिंदी में नहीं या अन्य अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में नहीं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है क्षेत्रीय लैंग्वेज को, तो क्षेत्रीय लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात लिखी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है कि जो राज्य हैं अगर वो अपनी भाषा को, क्षेत्रीय जो भाषा है वहाँ की, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जा रही है, केरल में मलयालम बोली जा रही है, असम में असमिया बोली जा रही है, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जा रही है, और इसके अलावा जैसे उड़ीसा में उड़िया बोली जा रही है। और ये तो हो गए कि क्षेत्रीय यानी अपने क्षेत्र विशेष में कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोली जा रही है। इसके अलावा जो उत्तर भारत की 9 राज्य हैं वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हिंदी को अपनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गुजरात ने क्या किया, गुजरात ने एक से अधिक भाषा को अपना सकते हैं। यहाँ पर क्या बात थी कि कोई भी जो है कोई भी स्टेट जो है वो किसी एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पर एक अथवा एक से अधिक भाषा का चुनाव कर सकता है। इसी कड़ी में आपने देखा कि हर राज्य अपनी अपनी भाषा का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी गुजराती है वो एक से अधिक भाषा यानी गुजराती के साथ साथ हिंदी को अपना रखा है उसने ऑफिशियल कामकाज में। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसी प्रकार जैसे गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी और गुजराती को अपना रखा है, जम्मू कश्मीर ने जो है कश्मीरी को नहीं अपनाया, उर्दू को अपनाया है। तो इसी तरह से कुछ जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य जैसे मेघालय हो गए और अरुणाचल प्रदेश हो गए, यहाँ पर जो है इंग्लिश को स्वीकार किया गया है, अंग्रेजी को स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बात भी नोटिस करने वाली, यानी यहाँ पर आप नोट डाल करके लिख सकते हैं कि ध्यान देने की योग जो बात है कि राज्यों द्वारा जो भाषा का चुनाव है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी और 14 भाषाएं। तो यहाँ पर ये बात साफ साफ लिखी गई है कि कोई भी जो राज्य है वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में या अपना जो कम्युनिकेशन है वो इन 14 भाषाओं के अलावा भी कर सकता है। और इन 14 भाषाओं के अलावा कौन सी भाषाएं थी, तो इसके अलावा जैसे जो बाद में यानी वर्तमान में आप देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, यानी 22 भाषाएं हैं। तो इन 14 भाषाओं के अलावा जैसे सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जो भाषाएं बाद में जोड़ी गई 14 भाषाओं के बाद, तो इन भाषाओं में भी कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी 1 से 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही केवल सीमित नहीं था कि केवल इन्हीं भाषाओं का यूज़ कर सकते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि कोई भी राज्य जो है वो क्षेत्रीय भाषा का यूज़ करके राज्य की विधायिका में 1 से अधिक भाषा का यूज़ कर सकता है। आप राज्य विधानमंडल में बैठ करके कार्यवाही सुनते समय आप अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में जो भी जिस राज्य से बिलोंग करता है उस राज्य की जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें आप बातचीत कर सकते हैं। यानी ये राज्य विधायिका अगर वहाँ की जो है आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उस राज्य की अंग्रेजी ना हो। अब अंग्रेजी कहाँ की, जैसे पूर्वोत्तर साइड में आपने देखा कि अंग्रेजी ही ऑफिशियल लैंग्वेज है तो लोगों को इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। लेकिन दक्षिण भारत में जैसे तमिल, तेलुगु या गुजराती जहाँ पर बोली जा रही है वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी नहीं है। इसका मतलब है वो अपनी बात को, कोई भी जो है विधायक, सांसद, वो अपनी बात को अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में रख सकता है। ठीक है, ये तो बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या बात कही जा रही है, नेक्स्ट बात की जा रही है कि ये तो थी जो है कहीं भी राज्य की विधायिका में आप कैसे बातचीत करेंगे। दूसरी बात क्या है क्षेत्रीय भाषा के बारे में, तो दूसरी बात ये है कि अगर कोई केंद्र और राज्य के मध्य कोई कम्युनिकेशन होना है, राज्य यानी केंद्र ने कोई चीज़ कहा या कोई प्रपत्र भेजा राज्यों के संदर्भ में कि आप अपने यहाँ ये योजना लागू करवाएं, ये चीज़ जो है ये प्रावधान लागू करवाएं, तो अगर केंद्र और राज्य के मध्य कोई जो है कम्युनिकेशन होता, कोई बातचीत होती है, तो यहाँ पर संपर्क की भाषा क्या होगी, यानी किस माध्यम में, किस भाषा में या कैसे बातचीत करेंगे, इनके बीच कम्युनिकेशन कैसा होगा। तो जब अगर केंद्र में यानी यूनियन में यानी केंद्र की बात की जाए और राज्य की बात की जाए, तो केंद्र और राज्य की जब संपर्क में जो है बातचीत होगी तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा, तो इसके लिए जो है वो संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है। या तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं केंद्र और राज्यों के मध्य, चाहे वो दक्षिण भारत का राज्य हो या फिर उत्तर भारत का राज्य हो,
तो उत्तर भारत का राज्य वो हिंदी में कम्युनिकेशन कर सकता है, इसके अलावा अंग्रेजी में भी। दक्षिण भारत का जो है उसको हिंदी आती नहीं, इसलिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशन करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संघ की राजभाषा अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग होगा, परंतु 2 या 2 से अधिक राज्य जो हैं, अब यानी संघ और केंद्र के मध्य, तो संघ और केंद्र के बाद 2 ही चीज़ों को प्रायोरिटी, या तो हिंदी में आप बात कर सकते हैं या फिर अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ अब बात करनी है कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य बातचीत करनी है, अब एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य बातचीत करनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मान लिया एक जो है अगर तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश से बातचीत करनी है, अब 2 राज्य हैं, इनके बीच संवाद करना है, बातचीत करनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी के प्रयोग या अंग्रेजी के स्थान के लिए स्वतंत्र होंगे। अगर मान लिया 2 राज्य उत्तर भारत के ही हो गए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अब दोनों हिंदी जानते हैं तो हिंदी में अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन एक उत्तर भारत का राज्य, एक दक्षिण भारत का हो गया। अब दक्षिण भारत का हो गया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है दक्षिण वाले को जो है हिंदी आती नहीं है, तो यहाँ पर जब दोनों जो हैं राज्य, तो यहाँ पर हिंदी के प्रयोग के लिए स्वतंत्र होंगे। और इसके अलावा मान लिया कि जो भी यानी इसके अलावा जो है हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार ने ऐसे समझौते किए हैं। यहाँ पर उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है, दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन बात वहाँ पर फंसती है जहाँ पर एक राज्य हिंदी बोल पाता है, एक राज्य हिंदी नहीं बोल पाता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी सेंटर है, संघ है और गैर हिंदी भाषी राज्य, तो यानी वे राज्य जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जा रही है। तो 1963 में जो अधिनियम बनाया गया था, अभी आपने डिस्कस किया कि 1960 वाले में जो है आयोग नहीं गठित किया गया, तो 1963 में एक अधिनियम बनाया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1963 में जो अधिनियम बनाया गया उसमें ये बात लिखी गई है कि जो संघ है और जो गैर हिंदी भाषी राज्य है जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जा रही है, इनके मध्य कम्युनिकेशन कैसे होगा, इनके मध्य जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा, यानी गैर हिंदी राज्य और केंद्र के मध्य। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस कर दी। दूसरी बात जो यहाँ पर है कि एक हिंदी भाषी राज्य है, दूसरा जो है हिंदी नहीं जानता है, उनके बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा। और हिंदी भाषी वाला राज्य चाहता है कि वो केवल हिंदी में ही बातचीत करे, यानी ये केवल हिंदी में चाहता है, और गैर हिंदी वाला वो चाह रहा है कि हिंदी में उसको समझ में नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी हिंदी वाला, मान लिया कंडीशन तब खड़ी हो गई कि हिंदी वाला केवल हिंदी बोल पा रहा है और इंग्लिश वाला उसको हिंदी समझ में नहीं आ रही है। अब यानी यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हिंदी के साथ साथ उसका हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रोवाइड कराया जाएगा ऐसी कम्युनिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या आती है, आपने संघ और राज्य के मध्य भाषा देख ली, राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य भाषा देख ली, इसके अलावा एक हिंदी भाषी राज्य, एक गैर हिंदी भाषी राज्य के बीच कम्युनिकेशन देख लिया। इसके अलावा जो क्षेत्रीय जो है जितने भी इलाके हैं वहाँ पर राज्य विधानमंडल में किस भाषा में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये आपने देख लिया। लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पर जब राष्ट्रपति यदि मांग की जाए, यानी जब राष्ट्रपति यदि मांग की जाए इस बात पर संतुष्ट हो कि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकतर भाग उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता चाहता है, तो वह ऐसी भाषा को राज्य के रूप में मान्यता देने के निर्देश दे सकते हैं। तो ये क्या है, यानी ये राष्ट्रपति, यानी यहाँ पर किसके पास अधिकार है, तो किसके पास अधिकार है, राष्ट्रपति के पास अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी यानी क्षेत्रीय भाषा या फिर कहा जाए कि राजभाषा का दर्जा देने के लिए, या फिर कहाँ पर कैसी जो है राजभाषा का दर्जा ना कह करके कि मतलब क्षेत्रीय लैंग्वेज में कौन सी भाषा को प्रायोरिटी दी जाए। मान लिया उस क्षेत्र में जो है जो मैक्सिमम लोग किसी एक भाषा को प्रायोरिटी दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं या बोल पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस राज्य का राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उस भाषा को जो अधिकतर लोगों द्वारा बोली जा रही है उस भाषा को राज्य भाषा के रूप में, या फिर कह दें राज ना कह करके मैं राज्य कह रही हूँ, वर्डों पर ध्यान देना, तो ऐसी भाषा को राज्य के रूप में मान्यता देने के निर्देश दे सकता है। तो ये आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसके पास राइट है, राष्ट्रपति के पास राइट है। ठीक है, 2 पॉइंट आपने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है कि यानी जो भाग 17 था वो 4 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग था संघ की भाषा, दूसरा भाग था क्षेत्रीय भाषा और तीसरा भाग था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किस लैंग्वेज में बातचीत होगी, किस लैंग्वेज में आप पिटीशन वगैरह दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होनी चाहिए, तो साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि हालांकि कि मूलतः जो है वो इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है
और इवन सुप्रीम कोर्ट में अभी आप देखेंगे कि इंग्लिश में ही आप बातचीत कर सकते हैं, हिंदी में कोई भी बात या क्षेत्रीय लैंग्वेज में बात नहीं रख सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं कि जो न्यायपालिका की जो भाषा है वो किस लैंग्वेज में होगी। तो यहाँ पर जो भी संसद है यानी अगर संसद के पास ये राइट दिया जाता है कि वो जो है वो किस माध्यम में बातचीत रखना चाहती है या जो है कम्युनिकेशन करना चाहती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय हो गया या उच्च न्यायालय की कोई भी कार्यवाही चल रही है या सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा जो भी केंद्र हैं, राज्य हैं, तो केंद्र और राज्य स्तर पर जब भी कोई विधेयक आया, कोई बिल आया, एक्ट बना, अध्यादेश आया, आदेश आया, नियम आए या कोई भी उपनियम बनाए गए, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कौन सी भाषा में ये सारी चीज़ें होंगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा होगी, या केंद्र और राज्य के मध्य जो है कोई विधेयक या अधिनियम वगैरह दी जा रहे हैं, तो उस संदर्भ में किसके पास राइट है? संसद के पास ये राइट है कि वो जो है, यानी अगर संसद ने ये बात कह दी कि जो है कम्युनिकेशन या बातचीत या अपने पक्ष जो हैं वो सिर्फ अंग्रेजी में होंगे, तो इंग्लिश में ही वो चीज़ की जाएगी। तो यहाँ पर किसके पास राइट है? संसद के पास राइट है। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि संविधान में जो न्यायपालिका है और जो विधायिका है, दो भाग आप देख रहे हैं। ये है विधायिका का पार्ट, अध्यादेश वगैरह, आदेश, नियम विनिमय। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये है न्यायपालिका का पार्ट। तो संविधान में न्यायपालिका और विधायिका की जो भी भाषा है उस संबंध में क्या उपबंध बनाए गए हैं, क्या नियम बनाए गए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो संसद है वो अगर व्यवस्था ना दे कि जो कार्य है वो केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे, तो जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों बातें कहाँ कहाँ पर साबित होती हैं, कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो राज्यपाल, यानी यहाँ पर आप देखोगे कि किसी भी जो राज्य का राज्यपाल होता है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले पॉइंट की बात की जा रही है कि कहाँ पर कैसी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जा रही है। तो कैसी लैंग्वेज कहाँ पर यूज़ की जा रही है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो वो क्षेत्र विशेष में किसी भी हाई कोर्ट में, और मान लिया तमिलनाडु का हाई कोर्ट है, अब वहाँ पर सारे लोग तमिल जानते हैं, तो अब वो क्षेत्र विशेष की प्रायोरिटी, यानी वहाँ पर क्षेत्र विशेष में वो भाषा बोली जा रही है। तो इसका मतलब है कि इस संबंध में जो राज्य का राज्यपाल है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आप हिंदी हो गया, यानी हिंदी भाषी राज्य हिंदी को प्रायोरिटी देंगे, हिंदी हो गया, या किसी राज्य की जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, या यानी किसी अन्य भाषा का मतलब जो वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज है, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, जो भी, तो हिंदी हो गया, या किसी राज्य की जो भी अन्य भाषा है उसको राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। यानी आप जो है वहाँ पर न्यायालय में जो भी बातचीत रखनी है, अपने पक्ष रखने हैं, तो आप अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में रख सकते हैं। कहाँ की बात की जा रही? हाई कोर्ट की बात की जा रही। कब रख सकते हैं? जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेंगे उसके बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञाओं और इसके द्वारा पारित आदेशों पर लागू नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये है साफ यानी एग्जैक्ट क्लियर वर्डिंग में कि आप अपना, यानी एज ए वकील आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में कोई भी जो है बात, चर्चा पर चर्चा रख सकते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट है, या कह दे कि यानी जो हाई कोर्ट है वो उसका जो निर्णय आएगा, उसका जो जजमेंट की कॉपी आपको मिलेगी, हाई कोर्ट के जजमेंट की जो कॉपी आपको मिलेगी वो किस भाषा में होगी? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो है वो इंग्लिश में होगी। यानी यहाँ पर आप देखेंगे न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञा, आदेश केवल अंग्रेजी में होंगे जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था ना दे। यानी यहाँ पर संसद के पास ये पावर दी गई है, अगर संसद चाहती है कि ये जो है जो भी जो है हाई कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया है वो अन्य क्षेत्रों में, यानी अन्य जो है अन्य जगह के लोग या अन्य स्टेट के लोग भी सीखें, या उस यानी हाई कोर्ट द्वारा दिया गया जो जजमेंट है वो काफ़ी सही है और अन्य स्टेट जो है उस चीज़ को अपनाएं, तो उस संदर्भ में अगर संसद ये बात कहती है कि इसे तमिल, तेलुगु या हिंदी भाषी में प्रकाशित किया जाए, तब जो है उसको अन्य भाषाओं में भी दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बातचीत एज अ वकील आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं क्षेत्रीय लैंग्वेज में, लेकिन जो हाई कोर्ट की जजमेंट आएगी वो अपना निर्णय वगैरह देगा वो अंग्रेजी में ही होते हैं, अंग्रेजी में ही देंगे। फिर नेक्स्ट बात क्या की जाती है? नेक्स्ट जो पॉइंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही, अभी आप हाई कोर्ट की ही बात कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट में यहाँ पर आप देखेंगे इसके अलावा, यानी इसी प्रकार जैसे राज्य विधानसभा है,
तो राज्य विधानसभा में यानी विधानसभा में जो भी विधेयक हो गए, अधिनियम है, अध्यादेश है, तो ये जो राज्य विधानसभा के अधिनियम, विधेयक, अध्यादेश वगैरह हैं, यहाँ पर किस भाषा में आप जो है अपने प्रपत्र अपना जो है रख सकते हैं या अपनी बातचीत को रख सकते हैं। तो आप किसी भी भाषा का प्रयोग अंग्रेजी के अतिरिक्त को निर्धारित कर सकती हैं, यानी राज्य विधानसभा में। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे राज्य विधायिका या राज्य विधानसभा में कोई भी विधेयक, अधिनियम या अध्यादेश, आदेश जो हैं वो किसी भी भाषा में आप प्रयोग कर सकते थे, निर्धारित कर सकते थे अंग्रेजी के अतिरिक्त। तो जैसे मान लिया दिक्कत ये आई कि जैसे कुछ जो है आईएएस कैडर के जो भी अधिकारी हैं और वो दक्षिण भारत में मान लिया दक्षिण भारत में किसी समय जो है पोस्टेड है और उसके बाद कुछ उत्तर भारत में पोस्टेड किए गए। तो चूंकि इन्हें मान लिया दक्षिण भारत में पोस्टेड थे, मान लिया इन्हें इंग्लिश आती थी, हिंदी से परिचित नहीं थे। अब हिंदी नहीं आती थी तो अगर जो भी कामकाज की जो भाषा थी वहाँ पर इनके जो भी नियम, कानून या अधिनियम वगैरह, अध्यादेश वगैरह हैं, तो इस आईएएस कैडर के अधिकारी को नहीं समझ में आ रहे हैं क्योंकि वो क्षेत्रीय लैंग्वेज में हो गए। मान लिया कि तमिल की भाषा में लिखा गया है या हिंदी भाषा में लिखा गया और इस जो है इस अधिकारी को समझ में वो भाषा नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में ये बताया गया, ये प्रावधान किया गया कि आप किसी भी भाषा का प्रयोग करें अंग्रेजी के अतिरिक्त, परंतु सबका अंग्रेजी अनुवाद आपको करना ही होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करना होगा, किसी भी आप क्षेत्रीय लैंग्वेज कोई भी यूज़ करें आप राज्य विधानसभा में जो है, लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद आपको प्रकाशित करना होगा। इसके अलावा हाईकोर्ट में आपने देखा कोई भी वकील जो है बातचीत अपनी किसी भी लैंग्वेज में कर सकता है, परंतु न्यायालय द्वारा कार्यवाही की भाषा का दर्जा दिया जा सकता है किसी भी राज्य की, लेकिन जो है कार्यवाही अपनी बात रख सकता है, लेकिन न्यायालय जो जजमेंट देगा वो जो है वो न्यायालय द्वारा जजमेंट जो दिया जाएगा उस पर ये लागू नहीं हो जाता है कि वो भी उसी क्षेत्रीय लैंग्वेज में ही आपको उत्तर दे। वो किस में देगा? वो अंग्रेजी में देगा, न्यायालय द्वारा दिया गया जजमेंट। आई थिंक आपको ये 2 पॉइंट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। उच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की अभी बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं की गई है। किसकी बात की गई? हाई कोर्ट की बात हो गई। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच जो विधेयक, अधिनियम या अध्यादेश है इसकी बात हो गई। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो है यानी यहाँ पर जो बात की जा रही है कि राजभाषा अधिनियम जो 1963 बनाया गया, तो बहुत अच्छे से परिचित हैं आपको मैंने ये पूरी जो है स्टोरी के माध्यम से कनेक्ट कराया। तो जो राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया, इसमें क्या, इसमें राष्ट्रपति के पास जो पावर दी गई, तो राष्ट्रपति के पास या राष्ट्रपति को ये जो है अधिकार दिया गया कि जो भी अधिनियम है, अध्यादेश हैं, नियम वगैरह हैं, इनका हिंदी में अनुवाद आधिकारिक लेख माने जाएंगे। तो कहा गया कि जो भी जो है राजभाषा अधिनियम 1963 ये बताता है, ये एक्ट ये कहता है कि जो भी चीज़ें प्रकाशित की जा रही हैं या जो भी चीज़ें, जो भी कार्यवाही वगैरह, अध्यादेश वगैरह या आदेश वगैरह जो लाए जा रहे हैं, उनको हिंदी में, उनका हिंदी में अनुवाद जो है वो औपचारिक रूप से मान्य होगा, आधिकारिक रूप से मान्य होगा हिंदी में अनुवाद जो है। इसके अलावा आप देखेंगे जो भी संसद है उसमें जो भी विधेयक वगैरह है, बिल वगैरह है, उसका भी हिंदी अनुवाद होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात कही गई थी इस अधिनियम में, इस एक्ट में, कि किसी भी कंडीशन में जो यानी कहा जाए कि हिंदी को हर तरीके से प्रायोरिटी देनी है, बढ़ावा देना है। लेकिन आप देखते हैं कि व्यवहारिक भाषा में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि चाहे आप कोई भी जो है पेपर देख लें जो है ए ग्रेड के, वहाँ पर प्रायोरिटी जो है वो इंग्लिश को काफ़ी मात्रा में दे दी जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बात कही गई, लेकिन राजभाषा चूँकि हिंदी है तो ये बात कहा गया इस अधिनियम में जो है हिंदी को प्रायोरिटी बढ़ावा देने के लिए, प्रगति करने के लिए उसमें, कि जो भी आप विधेयक वगैरह लाते हैं उसका हिंदी अनुवाद होना आवश्यक है। और इसी प्रकार की जो भी कुछ मामले हैं उनका भी हिंदी अनुवाद, अध्यादेश वगैरह आप लाते हैं उसका भी हिंदी अनुवाद आप दें, हिंदी में अनुवाद करके दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अधिकार जो है, ये अधिनियम जो है यानी राजभाषा अधिनियम जो 1963 है, ये राज्यपाल को क्या पावर देता है एज अ गवर्नर, तो राज्यपाल को ये अधिकार देता है कि वो राष्ट्रपति की अनुमति ले लें, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो हाई कोर्ट की बात अभी हमने की, तो हाई कोर्ट में जो भी निर्णय दिया गया, जो भी जजमेंट दिया गया है, उसको हिंदी में और राज्य की किसी भी अन्य भाषा में प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है। यानी जैसे आपने देखा कि हाई कोर्ट द्वारा दिया गया जजमेंट जो है वो इंग्लिश में ही होगा, लेकिन
वो अन्य क्षेत्रीय लैंग्वेज में या हिंदी में हो सकता है जब उस पर राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे दे। तो यहाँ पर आप देखेंगे राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रपति से, क्योंकि किसी भी राज्य की बात है तो हर जगह राष्ट्रपति तो अप्रूवल नहीं देने जाएगा, तो यहाँ पर राज्यपाल किसके पास भेजेगा, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए। अब राष्ट्रपति अगर अनुमति दे देता है तो उस जजमेंट को, उस जो है अधिनियम एक्ट को हिंदी में भी या क्षेत्रीय लैंग्वेज में प्रकाशित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, परंतु इसके साथ ही उसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न रहेगा, यानी हर कंडीशन में आपको इंग्लिश में अनुवाद देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लिश से परिचित होंगे। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में क्योंकि मोस्टली जो है यहाँ पर हिंदी का प्रयोग हो रहा है, इस उद्देश्य के लिए जो है हिंदी का प्रयोग होता है। अब आपने बात कर ली किसकी, हाई कोर्ट की बात की, केंद्र और राज्य के विधेयक अधिनियम की बात कर ली। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में किस में बात करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल एक ही भाषा, एक ही लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, वो है इंग्लिश का यूज़ किया जाएगा। और इसका सीधा सा प्रमाण ये है कि 1971 में एक जो है याचिका दायर की गई, और वो याचिका जो थी वो हिंदी में बहस कर रही थी, हिंदी में कम्युनिकेशन करना चाहते थे। तो यानी हिंदी में बहस करने के लिए तो जो है याचिका दायर की गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। यानी उस याचिका को जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, किस संदर्भ में, 1971 में, किस भाषा में, हिंदी में। लेकिन उसको, उस याचिका को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि वो जो याचिका दायर की गई है वो इंग्लिश में नहीं है। तो यानी अब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल अंग्रेजी भाषा की मान्यता है, यानी अंग्रेजी में ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत, जजमेंट जो होगा वो भी इंग्लिश में आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और इसका सीधा प्रमाण है कि इस याचिका को इसलिए केवल रद्द कर दिया गया क्योंकि वो केवल हिंदी में थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी हिंदी का प्रयोग असंवैधानिक है, ये कहकर जो है उस याचिका को निरस्त कर दिया गया कि हिंदी का जो प्रयोग है वो असंवैधानिक है, यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की भाषा हिंदी होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट की में केवल और केवल इंग्लिश को मान्यता दी जाएगी। अब चौथा पॉइंट क्या था, यानी भाग 17 को आपने 4 भागों में डिकोड करके पढ़ा। पहला, संघ की क्या भाषा होगी, दूसरा राज्य यानी क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है कहाँ पर किस लैंग्वेज में बातचीत की जाएगी, और तीसरा आपने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किस चीज़ की, किस लैंग्वेज में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। चौथा क्या था पॉइंट, भाग 17 का चौथा पॉइंट था विशेष निर्देश के बारे में, विशेष निर्देश। ठीक है, अब यहाँ पर विशेष निर्देश क्या है, तो जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर भाषाई अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा देने की बात की गई है। तो जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं इसके बारे में आपने जो है पहले भी डिस्कस कर लिया है कि अल्पसंख्यक जो है जनजाति वगैरह जो है पूर्वोत्तर साइड की, उनको जो है अल्पसंख्यक वगैरह का दर्जा, गारो, खासी, जयंतिया जैसे कुछ स्पेसिफिक जनजातियाँ हैं उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और अल्पसंख्यक का दर्जा जो है अप्रूवल वो भी राष्ट्रपति ही देते हैं। यहाँ पर बात की जा रही भाषाई अल्पसंख्यक की जो सुरक्षा है, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी बातचीत किस भाषा में रखें, क्योंकि उनकी तो अपनी अलग संस्कृति है, अपना अलग कल्चर है। वो अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो किस भाषा में रखें, जो अल्पसंख्यक लोग हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को अपनी शिकायत के निवारण करने के लिए या शिकायत जो है हल कराने के लिए संघ अथवा राज्य के किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को राज्य, संघ अथवा राज्य में जैसे भी स्थित हो का प्रयोग बनाने के लिए या प्रयोग में जाने वाली जो भाषा है उसमें अभ्यावेदन ना अभ्यावेदन होगा, यहाँ पर अभ्यावेदन। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी भाषा में अभ्यावेदन करने का जो है अधिकार दिया गया है। और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जो भी कोई भी अभ्यावेदन है, अभ्यावेदन को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि वो राजभाषा में नहीं है। कहने का तात्पर्य, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि वो अपनी जो कोई किसी भी भाषा में जो वो बातचीत करना चाहते हैं वो अपनी बात को रख सकते हैं। कोई भी पीड़ित किसी भी लैंग्वेज में अपनी बात को रख सकता है, जो वो जानता होगा, जो भी लैंग्वेज जिस भाषा में रखना चाहता है उसको इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि वो राजभाषा में बातचीत नहीं कर रहा है या इस जो है राजभाषा में बातचीत अपने पॉइंट या अपना पक्ष नहीं रख पा रहा है। तो इस आधार पर उसको नकारा या अस्वीकार नहीं किया जाएगा। वो किसी भी भाषा में
किसी भी भाषा में अभ्यावेदन करने का अधिकार है। किसको? अल्पसंख्यकों को। दूसरी चीज़ क्या है अल्पसंख्यक को अधिकार? तो अल्पसंख्यक को ये अधिकार दिया जाता है आर्टिकल 350A के तहत कि जो भी बच्चे हैं किसी भी राज्य में, प्रत्येक राज्य हो गया या इसके अलावा स्थानीय प्राधिकरण, यानी इवन अल्पसंख्यक हो गए या फिर जो भी प्रत्येक राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य को ये अधिकार दिया जाता है आर्टिकल 350A के तहत कि प्रत्येक राज्य हो गया और स्थानीय जो प्राधिकरण हैं वो राज्यों में जो भाषाई अल्पसंख्यक के जो समूह के जो बच्चे हैं, भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को जो प्राथमिक स्तर पर हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। मातृभाषा में शिक्षा उपयुक्त कराने की सुविधाएं प्रोवाइड कराए। तो यानी अगर आपने राज्यों के बारे में प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पढ़ा है जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्यों को केवल राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो सिद्धांत या रूल रेगुलेशन शामिल किए गए हैं, केवल उस पर ही अधिकार नहीं दिया गया है कि राज्य का ये उत्तरदायित्व है, ये करना चाहिए, और इसके अलावा कई सारी चीज़ें राज्यों को ये भी अधिकार दिया गया है या राज्यों को ये भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वो, यानी यहाँ पर भाग 17 में आप राज्यों के बारे में जो उत्तरदायित्व दिया गया है इसको समझ रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी उत्तरदायित्व राज्यों को दिया गया है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्रत्येक राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो प्राथमिक स्तर के पर जो भी अल्पसंख्यक समूह के जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा देने की उपयुक्त सुविधा मुहैया कराए, उपयुक्त सुविधा उपलब्ध कराए। किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? ये 350A आर्टिकल में ये बात कही गई है। दूसरी चीज़ क्या हुई? दूसरी चीज़ जो हुई, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं इसके बारे में जो है इनके लिए दूसरा प्रावधान क्या किया गया? तो दूसरा ये प्रावधान किया गया जो कि 350B आर्टिकल में है कि जो भी भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उनसे संबंधित जो भी मामले आते हैं उनकी जांच करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो रिपोर्ट करने के लिए या उनके बारे में जो भी प्रावधान है इसके लिए राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। यानी अगर जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा को जानते हैं, अगर वो कोई चीज़ रखना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें इस प्रावधान में एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया गया है कि जो उस भाषा को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी बातों को समझ सकें। तो ये जो है ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए उस संदर्भ में, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, और राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट को संसद में क्या है प्रस्तुत करना चाहिए। यानी अल्पसंख्यक का कोई भी मुद्दा हुआ वहाँ की उनकी संस्कृति को बचाने को लेकर के, या उनकी जो है या वो किसी चीज़ से पीड़ित है, तो उसको राष्ट्रपति उनकी बातों को संसद में रखेगा और संबंधित राष्ट्रपति जब संसद में रखेगा, उस पर चर्चा हुई या कुछ भी, तो उसके बाद वो कहाँ पर, वो संबंधित जिस भी राज्य की बात होगी वहाँ पर संसद के जो भी निष्कर्ष निकल के आए कि इस पर ये प्रावधान होना चाहिए, ये नियम लागू किए जा सकते हैं, या ये जो है इस माध्यम से उन अल्पसंख्यकों का विकास किया जा सकता है। जो भी प्रावधान आए उन प्रावधानों को राज्य सरकारों को भेजेगी। तो यहाँ पर राष्ट्रपति उन सारे प्रावधानों को उन राज्य सरकारों को भेजेगी कि आप कैसे अपने अल्पसंख्यकों का अपने क्षेत्र के अल्पसंख्यकों का विकास कर सकते हैं। तो आपने देखा कि भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी गई है, कब? कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये अधिकार दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा को कहाँ पर क्या प्रायोरिटी दी गई है, संघ की भाषा क्या होगी। इसके अलावा आपने देखा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कैसी भाषा का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि पूरे यानी इस चैप्टर में हिंदी को प्रायोरिटी देने की जद्दोजहद चल रही है। अब भाग 17 यही है कि हिंदी चूँकि राजभाषा है, अब राजभाषा है तो हर कंडीशन में ये प्रयास किया जाएगा कि हिंदी भाषा का पूर्णतः विकास किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को प्रायोरिटी दी जाए। और ये हिंदी भाषा का विकास किस आर्टिकल में ये बात है? आर्टिकल 351 में है। तो आर्टिकल 351 किस चीज़ के बारे में है कि जो हिंदी है उसका विकास किया जाए। ठीक है, अब हिंदी का विकास किया कैसे जाएगा? तो हिंदी का विकास किया कैसे जाएगा, चूँकि ये जो हिंदी है उसमें केवल हिंदी के ही वर्ड शामिल नहीं है। हिंदी में आप देखते हैं कि कुछ वर्ड उर्दू के शामिल हो गए। अब जैसे मुबारकबाद देना या जो भी
हिंदी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत सारे जो है वर्डों का समावेश हो गया है, और कुछ वर्ड जो है उसमें से उर्दू के भी हो गए, कुछ गुजराती वर्ड आ गए, या बंगाली आ गए, या असमिया आ गए, कुछ वर्डों का जो मिक्सचर जो समावेश हो गया। तो ये बात की गई कि जब अगर हम जो है संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, अगर हम इन सबको प्रमोट करें तो हिंदी अपने आप प्रमोट हो जाएगी। और आपको सबसे अच्छी बात ये पता है कि इस 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं इसमें अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, यानी ऑफिशियल कामकाज में जिसका हम बहुत भरपूर यूज़ कर रहे हैं, उसको संविधान की 22वीं जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में दर्जा नहीं दिया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बात की गई कि हिंदी को प्रायोरिटी, हिंदी भाषा का विकास किया कैसे जाए। तो अगर कहा गया कि अगर इन 22 भाषाओं को प्रायोरिटी दी जाए, यानी 22 भाषाओं को बढ़ाया जाए, तो हिंदी का विकास अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संविधान हिंदी के विस्तार और विकास के लिए केंद्र के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। वो कर्तव्य क्या है? ताकि ये जो भारत की जो विविध संस्कृति है इसके बीच एक लोक भाषा बन सके, यानी लोग इसको, हिंदी को जो है लोगों के बीच एक लोकप्रिय भाषा का दर्जा दिया जा सके, क्योंकि भारत में विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न जो है तरह के लोग रहते हैं। कोस पर आप देखते हैं हर जगह जो थोड़ी दूर जाने पर आपकी भाषा, लैंग्वेज, संस्कृति सब चीज़ चेंज हो जाती है। तो विविधता में एकता कहाँ से लाई जाए, कैसे हिंदी को प्रायोरिटी दी जाए। तो ये बात रखी गई कि जो 8वीं अनुसूची में जो भी वर्ड हैं और वर्ड जो भी हिंदुस्तानी हो गया, अन्य भाषा के रूप और शैली हैं, अगर उन सबको आत्मसात किया जाए, उन सबको बढ़ावा दिया जाए, जैसे इन भाषाओं में जैसे कुछ संस्कृत के वर्ड हैं, कुछ गौड़ वर्ड हैं, तो अगर इन भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए तो इसके साथ साथ भी हिंदी भी समृद्ध हो जाएगी, बढ़ावा उसको भी मिल जाएगा, उसकी भी प्रगति हो जाएगी। तो यहाँ पर 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली बात आपको ये पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब केवल और केवल कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मूल रूप में 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, उड़िया और पंजाबी, संस्कृत, सिंधी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली वगैरह। तो यहाँ पर 3 बार अगर बात की जाए आपसे 22वीं जो है या 8वीं अनुसूची में कितनी बार संशोधन किया गया है? 3 बार। कब किया गया है? 21वें संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन द्वारा। 3 जब संविधान संशोधन किए गए तो उनमें पहले संविधान संशोधन द्वारा केवल एक भाषा जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ दी गई, तब 15 हो गई। उसके बाद जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 3 और भाषाएं जोड़ी गई। तो 3 भाषाएं कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इसके अलावा 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। इस तरह से वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने मेरा अनुसूचियों का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देखें, बहुत क्लियरिटी आएगी आपको कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान संशोधन समझने में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 8वीं अनुसूची है इसमें क्षेत्रीय भाषाओं को वर्णित करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, यानी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं, अब तमिल की लैंग्वेज जो तमिल है या मराठी है, गुजराती है, पंजाबी, ये क्या है? ये क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं। तो क्षेत्रीय लैंग्वेज को प्रमोट करने का उद्देश्य क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी इन भाषाओं के सदस्य जो हैं या क्षेत्रीय लैंग्वेज के जो सदस्य हैं, अब तमिल का भी तो जो है विधायक मेंबर शामिल हो रहे हैं, तो यानी इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। भाषाओं के जो भी रूप हैं, शैली हैं, भाव का प्रयोग है, वो हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए किया जाएगा। तो मैंने बताया कि ये जो है अगर इन सबका विकास किया जाएगा तो हिंदी अपने आप समृद्ध होती चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को प्रायोरिटी दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राजभाषा पर संसदीय समिति। इस चीज़ को मैंने एज ए स्टोरी आपको पहले ही कनेक्ट करा दिया कि जो है संसदीय समिति बहुत अच्छे से परिचित हो गए ना इस वर्ड से। आप कैसे परिचित हो गए? 2 मिनट पॉज करके सोचें, ठीक है। देखें आपने क्या सोचा, आपने क्या सुना था। तो आपने स्टोरी में ये बात सुनी थी कि राजभाषा हिंदी को प्रायोरिटी या प्रगति बनाने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए 2 आयोग बनाने थे, 5 साल में और 10 साल में। तो आपने देखा था जो 5 साल में थे जो आयोग बनाया गया, बीजी खेर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो बीजी खेर ने इसकी अध्यक्षता की थी इस आयोग की। तो ये बात थी कि ये जो आयोग है वो अपनी सिफारिश वगैरह रखेगा
तो उस सिफारिशों को क्या होगा, उस सिफारिशों के लिए राष्ट्रपति एक कमेटी बनाएगा, एक समिति जो है इस आयोग द्वारा जो है राजभाषा को प्रायोरिटी देने के लिए या हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जिस पर जो सिफारिशें रखेगा, उन सिफारिशों को बढ़ावा देने के लिए, उन सिफारिशों पर विचार विमर्श करने के लिए क्या होगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी। तो यहाँ पर उसी समिति की बात हो रही। जैसे मैंने बताया कि समिति में 30 मेंबर होने थे, वो 30 मेंबर कहाँ से आने थे, 20 लोकसभा से आने थे और 10 मेंबर जो है वो राज्यसभा से आने थे। सिर्फ उन्हीं पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। देखें आप कैसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे राजभाषा अधिनियम 1963 आया और 1963 यहाँ पर आप देखेंगे 1963 ने राजभाषा पर एक संसदीय समिति की व्यवस्था की थी। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप देखेंगे, दो चीज़ें, क्या चीज़ यहाँ पर आपने देखी थी कि राजभाषा की बात जो है यहाँ पर आयोग में ये बात आई थी कि 1955 में और 1960 में, यानी 2 बार यहाँ पर आयोग गठित किए जाने थे। उसके बाद आया था कि 1963 में संसद में 1963 में अधिनियम को अधिनियमित किया जाएगा और इसके अलावा यानी ये अधिनियम जो 1963 का बनाया गया था। तो ये जो अधिनियम बनाया गया था, तो ये जो कमेटी वाली बात थी कि यहाँ पर जो कमेटी बन रही थी, संसदीय समिति वगैरह थी, इसकी रिपोर्ट यानी आयोग जो बनना था, वो आयोग अपनी रिपोर्ट जो है उस आयोग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए वो रिपोर्ट जो है वो संसदीय समिति के पास जानी थी। तो अब संसदीय समिति, यहाँ पर तो आयोग ही नहीं गठित हुआ दोबारा वाला, तो ये जो संसदीय समिति थी, ये जो एक्ट बनाया गया था संसद का ने जो 1963 अधिनियम एक्ट बनाया था, यहाँ पर जो है यहाँ पर वो कमेटी भी यहाँ पर गठित की गई और ये आयोग तो नहीं बना, लेकिन यहाँ पर जो कमेटी बनी यानी ये एक्ट बना 1963 का, तो यहाँ पर ये प्रावधान किया गया कि इसके अनुसार ये यानी यहाँ पर ये प्रावधान किया गया राजभाषा अधिनियम 1963 कि ये जो कमेटी या संसदीय समिति बनी, इसकी व्यवस्था की जानी थी। यहाँ पर इस वाले एक्ट में ये बात डाल दी गई कि यहाँ पर जो एक्ट बनाया जा रहा है, यहाँ पर भी एक संसदीय समिति जो है उसकी व्यवस्था कर दी जाए। अब इसकी व्यवस्था करनी थी, तो इसका काम क्या था? इसका काम था कि हिंदी भाषा को प्रयोग में लाया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ये बात आप अच्छे से जान चुके हैं कि 26 जनवरी 1965 में 10 वर्ष जो है एक आयोग पारित होना था और लेकिन वो गठित ही नहीं हो पाया था। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ तो कि इसी तरह 1976 में यह समिति गठित की गई। अब बात आई कि ये जो समिति का गठन था, तो समिति का गठन ये प्रावधान रखा गया, इस अधिनियम में ये बात रखी गई कि जो समिति है उसका जो गठन है, समिति का जो गठन है वो 1965 तक की अंग्रेजी कामकाज की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी और अंग्रेजी कामकाज की ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। और इसके बाद जब 1965 में ही आपने देखा कि हिंदी वगैरह या तमिल भाषी वगैरह का जो विवाद था, या यहाँ पर हिंदी उत्तर भारत में अंग्रेज जो है तमिल वगैरह लैंग्वेज और दक्षिण भारत में जो है हिंदी वगैरह लैंग्वेज जब नहीं आ पाई व्यवहारिक रूप में, तो इस समय जब अंग्रेजी का ही बोलबाला रहा, तो यहाँ पर जो 1965 तक की जो मान्य था कि अंग्रेजी 1965 में ख़त्म कर दी जाएगी, वो जब नहीं हो पाया, तो यहाँ पर ये एक जो कमेटी जो बनाई गई थी, इस कमेटी ने क्या कहा था कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी जो है वो मान्य रहेगी। तो यहाँ पर ये प्रावधान लाया गया कि 1965 के पारित होने के बाद 10 साल बाद एक जो है एक कमेटी गठित की जाएगी इस पर विचार विमर्श करने के लिए कि हिंदी को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो 1965 से 10 साल होते हैं 1975 के आसपास। तो यहीं पर 1976 में ये समिति जो है वो गठित की गई, कमेटी गठित की गई। अब जो कमेटी गठित की गई, इस कमेटी में मेंबर कितने थे? टोटल मेंबर थे जो है 30 मेंबर थे और 30 मेंबर में से जो है 20 मेंबर वो लोकसभा से थे और 10 मेंबर जो थे वो राज्यसभा थे। क्राइटेरिया अभी भी वही है, सेम। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने वही पूरी स्टोरी की यहाँ पर जो भी एक्ट लागू हुआ, तो यानी 1963 का जो एक्ट था राजभाषा अधिनियम, जब ये एक्ट लागू हुआ तो इसके 10 साल बाद गुजर जाने के बाद जो राजभाषा थी, इस समिति का जो है ये प्रावधान था कि इस समिति का गठन होगा। और 1965 के बाद यानी आप देख रहे हैं 1976 में समिति गठित भी हुई है। तो इसने सदन में जो है एक प्रस्ताव पेश किया और जो भी प्रस्ताव वगैरह थे जिसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो प्राप्त होनी थी और दोनों सदनों द्वारा जो है वो पारित हुआ जो है ये एक्ट। तो इस संदर्भ में यानी ये जो समिति थी, उस समिति में कितने मेंबर थे? 30 सदस्य थे। ये बात दूसरी चीज़ में ये क्या है कि इस समिति में 30 मेंबर हैं और इसके अलावा 20 जो हैं वो लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। ये चीज़ आप 2-3 बार जो है इसमें रिलेट कर चुके हैं। इन समिति के जो सदस्य थे उनका चुनाव कैसे होना था? तो उनका चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होना था।
यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा ही समिति का गठन किया जाना था। ठीक है, समिति का कार्य क्या था? तो समिति का कार्य था हिंदी के प्रयोग की दिशा में जो भी प्रगति हुई है इन 15 सालों में या 10 सालों में, उसको नोट करे और अपनी जो है अनुशंसा दे, अपने पक्ष रखे कि कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है हिंदी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब जो भी रिपोर्ट जो समिति थी वो अगर रिपोर्ट देती, उस पर विचार विमर्श कौन करता? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति रिपोर्ट पर विचार विमर्श करते, उसके बाद जो है राज्य सरकार वगैरह थे उनको वो रिपोर्ट जो है जारी करके उन पर निर्देश जारी कर सकते थे। तो यानी ये प्रावधान किया गया कि जो है जो भी अनुशंसा वगैरह होगी, इस जो है ये जो एक्ट बनाया गया है राजभाषा अधिनियम 1963, इसी के आधार पर ये जो कमेटी है ये कामकाज करेगी और हिंदी को बढ़ावा देने का कामकाज करती रहेगी। ठीक है, और जो भी अगर किसी भी क्षेत्रीय विशेष के लिए जो भी विचार विमर्श आएंगे, जो भी प्रस्ताव आएंगे, उसको राष्ट्रपति उन राज्य सरकारों को सौंप देगा, बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो समिति थी, तो समिति के जो अध्यक्ष हैं वो समिति के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो यानी समिति के अध्यक्ष वो हैं जो हैं, समिति में कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर हैं। उनके जो अध्यक्ष हैं, तो यानी अध्यक्ष का चुनाव ये 30 मेंबर करेंगे और 30 मेंबर जो हैं, ये सारे मेंबर जो हैं वो एकल संगमणि मत पद्धति द्वारा जो आ रहे थे, इनका चुनाव जो है, इनका चयन जो है वो लोकसभा सदस्यों और राज्यसभा सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया जा रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समिति के अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और परंपरा जो है ये चली आती है कि ये जो अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं इस समिति के, तो वो गृह मंत्री ही जो है अध्यक्ष के रूप में मूलतः चुन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे समिति का क्या काम है, तो समिति का काम बहुत अच्छे से आप समझ गए। जो उत्तरदायित्व है इसका, वही इसका काम है एक तरह से, जो अपने उत्तरदायित्व को सही पूर्वक निर्वाह करना, ये इसका एक तरह से काम है। तो यानी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे और ऐसा वह केंद्र सरकार के दफ्तरों में हिंदी के प्रयोग को परखने की बात करेगा। यानी अगर वो अपनी राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट दे रहा है समिति, तो वो पहले देखेगा कि हिंदी का क्या डेवलपमेंट है, हिंदी का कैसे प्रयोग किया जा रहा है कामकाज में, केंद्र सरकार वगैरह में। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट वगैरह वो राष्ट्रपति को दे देगा और यानी वास्तविक स्थिति को पूरी तरह से जाँच परख करने के बाद ही। और इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य होंगे जहाँ पर जो है हिंदी को मूलतः कई चीज़ों में जो है प्रयोग किया जा रहा होगा, महत्तम चीज़ों में जो है प्रयोग दिया जा रहा होगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो है अगर कई प्रकार की गतिविधियों द्वारा दफ्तरों को हिंदी के महत्तम प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाए ताकि संविधान का उद्देश्य और राजभाषा अधिनियम के प्रावधान कार्यान्वित किए जा सकें। यानी पूरी तरह से बढ़ावा देने की बात की जा रही है कि हर कंडीशन में जो है राजभाषा को प्रायोरिटी दी जाए और जो भी कामकाज हैं उसमें हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, हिंदी में सारे कामकाज संपन्न कराया जाए। तो इस उद्देश्य के लिए आप देखेंगे, इस उद्देश्य के लिए 3 उप समितियों से निरीक्षण करवाने के लिए कई मंत्रालय, विभाग वगैरह 3 भागों में बांटे गए हैं। तो यहाँ पर 3 भागों में कौन से जो है विभाग वगैरह बांटे गए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे साधारण भाषा में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ विविध क्षेत्र हो जाते हैं जहाँ पर जो है जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, न्यायालय हो गया, हाई कोर्ट वगैरह, यहाँ पर आप देख रहे थे क्षेत्रीय लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जा रही थी। या हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, राज्य हैं, वहाँ पर जो वकील वगैरह है हाई कोर्ट में, वो अपने हिंदी भाषा में अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे शिक्षा हो गया, न्यायालय हो गया, स्वयंसेवी संस्थाएँ हो गई, मंत्रालय हो गया, विभाग हो गया, इनके सचिव से जो मौखिक प्रमाण जो हैं वो हासिल किए जाएं। तो यहाँ पर यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो समिति है वो समिति हिंदी भाषा को कैसे प्रायोरिटी दे, कैसे बढ़ावा दे, तो इसके लिए वो जो भी जो कई सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो गया, न्यायालय का क्षेत्र हो गया, स्वयंसेवी कुछ संस्थाएं होती हैं, कुछ मंत्रालय होते हैं, कुछ विभाग होते हैं, तो इनसे परामर्श ले सकती है, इनसे सुझाव मांग सकती है कि जो हिंदी है उसको जो है कई उद्देश्य के लिए कई जो संबंधित मामले होते हैं, वहाँ पर राजभाषा जो हिंदी है उसका प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे आकलन करने के लिए जो है किन किन से मदद मांग सकती है या किन किन से परामर्श मांग सकती है, प्रमाण मांग सकती है हासिल करने से कि किस तरह से हिंदी को, राजभाषा को और बढ़ावा दिया जाए। तो इन सब जो है विभागों से, स्वयंसेवी संस्थाओं से जो है मौखिक प्रमाण हासिल कर सकती है। तो यानी आपने समझा
कि जो समिति है वो कैसे काम कर रही है, कैसे हिंदी को प्रायोरिटी देने की बात जो है यहाँ पर रखी जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राजभाषा अधिनियम 1963 में जो भी नियम है, इस नियम जो है वो इस संदर्भ में जो समीक्षा करते हैं कि समिति के संदर्भ में यहाँ पर आप देखते हैं कि जो भी कोई भी प्रसंग है, आयाम है या विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से जो भी जो है भर्ती कराने का तरीका है, शिक्षण का माध्यम कैसा होना चाहिए, सरकारी सेवाओं में जो है किस भाषा का यूज़ होना चाहिए, इस संदर्भ में बढ़ावा देने के लिए वो शिक्षा विभाग हो गया, न्यायालय हो गया, इनसे प्रमाण हासिल करेगा कि जो है कितना प्रायोरिटी दी जा रही है, किस लैंग्वेज में बातचीत वगैरह की जा रही है। तो इस संदर्भ में पूरी तरह से बढ़ावा देने का जो कामकाज है वो कौन कर रहा है, वो ये समिति करेगी। और समिति में 30 मेंबर हैं, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। और जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो इस समिति के जो सचिव हैं, सचिव कौन होंगे, तो सचिव ही समिति सचिवालय के अध्यक्ष होते हैं। समिति के सचिव जो हैं वो समिति सचिवालय के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लें कि समिति के जो सचिव समिति हैं वो सचिवालय के कौन है, अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो इसका कार्यालय है वो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन ही है। तो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट हेडिंग, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। अब आप सोचेंगे कि यानी शास्त्रीय भाषा जो है इसका क्या दर्जा है, यानी क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज को भी बढ़ावा देने की बात रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने जो है संविधान में। तो यहाँ पर जो शास्त्रीय भाषा, अब शास्त्रीय भाषा को 2 शब्दों में तोड़ें, डिकोड करें। कैसे, इसको समझने के लिए बहुत आसान भाषा में कैसे इसको तोड़ें आप, शास्त्र प्लस ई को आप क्या कहेंगे, शास्त्रीय। यानी कि शास्त्र क्या है, शास्त्र जो हमारा आज जो है वैदिक संस्कृत हो गया या रामायण महाभारत पुराण, जो पौराणिक चीज़ें हमारी लिखी गई, लिपिबद्ध की गई बहुत साल पहले। और बहुत साल पहले कब, 1500 से कम 2000 वर्ष पहले। यानी जो हमारे शास्त्र ग्रंथ जो पुराने हैं, 1500 से 2000 साल पुराने ग्रंथ हैं, उनको हमने क्या कहा, उनको हमने कहा कि शास्त्र हैं हमारे। तो शास्त्रीय जो है भाषा उसको, यानी क्लासिकल लैंग्वेज जो होती है। अब क्लासिकल लैंग्वेज में जैसे मुख मुद्रा वगैरह, दक्षिण भारत में जो डांस वगैरह होते हैं, तो ये क्या शास्त्रीय कुछ भाषा हैं, शास्त्रीय लैंग्वेज या शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज जिसको कहा जाए। तो क्लासिकल लैंग्वेज का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्थान है, इसके बारे में बहुत जानना जरूरी है। क्या इस पर जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया। तो ये बात आई कि हम राजभाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, हम क्षेत्रीय भाषा को भी कह रहे हैं कि जो भी राज्य विधानमंडल है या यहाँ पर कार्यवाही के दौरान यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्लासिकल लैंग्वेज होती हैं उस पर बात नहीं की गई। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज का क्या दर्जा था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2004 में भारत सरकार ने नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषा को बनाने का फैसला लिया। यानी एक नया भाषा वर्ग क्या था, नया भाषा वर्ग था वो क्लासिकल लैंग्वेज थी, शास्त्रीय भाषा थी। अब शास्त्रीय भाषा किसे दिया जाए, किसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देंगे, यानी क्षेत्रीय भाषा अलग थी क्राइटेरिया, अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा अलग हो गई और राजभाषा अलग हो गई। अब शास्त्रीय भाषा किसको कहेगी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है, संघ किसको जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देगा। बात तो यहाँ पर आई, तो किसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देगा जो है संघ। तो इसके कुछ मानदंड रखे गए, मानदंड यानी अगर वो जो है कोई भी भाषा इस क्राइटेरिया को, इस मानदंड को पूरा करेगी, उसको हम लोग शास्त्रीय भाषा का दर्जा देंगे, ये बात रखी गई। अब कौन कौन सी भाषाओं को शास्त्रीय, अभी बात कर रहे हैं कि कौन कौन से मानदंड हैं, और अगर किसी भी भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया जाता है तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं। सबसे पहली बात कि सबसे पहले किस भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, जो पूछा जाता है, तो तमिल को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया सबसे पहले। और सबसे बाद में क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया उड़िया को 2014 में दिया गया। काफ़ी न्यूज़ में रहा कि क्लासिकल लैंग्वेज बना दिया गया उड़िया को 2014 में, ठीक है। अब मानदंड क्या है कि यानी किस बेसिस पे आप क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दोगे, किन भाषाओं को दोगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये हुआ, यानी पूछा भी गया क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपको देगा।
तो किस भाषा को आप क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे? जो भाषा 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो, आपके ग्रंथों में या पुराने ग्रंथों में उसका इतिहास, उसकी पौराणिकता दर्ज हो, एज अ साहित्यिक रूप में, ग्रंथ के रूप में वो जो है उसके पास मान्यता हो। तो पहली चीज़ कि काफ़ी पुराना होना चाहिए, 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, पुरानी जो है भाषा होनी चाहिए। इसके अलावा वो जो ग्रंथ है, जो इतिहास ग्रंथ है, जो भी लिखा गया है, प्राचीन साहित्य, वो काफ़ी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मान्यता चली आ रही हो, साहित्यिक परंपरा से जुड़ा हुआ हो, मौलिक रूप में हो, तो उसे हम लोग किसकी दर्जा देंगे? उसको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे, शास्त्रीय भाषा। इसके अलावा दूसरे भाषा जो है भाषी समुदाय से वो उधार ना ली गई हो, किसी से उधार के रूप में वो भाषा ना ली गई हो, उसकी अपनी अलग छाप हो। यानी मान लिया जाए कि संस्कृत की मान लिया अपनी अलग छाप है, तो कुछ क्लासिकल लैंग्वेज होती हैं, मतलब जो है शास्त्रीय भाषाएं होती हैं। तो यानी वो भाषा किसी से उधार ना ली गई हो, कहीं से भी अडॉप्ट ना की गई हो, उसे हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा देंगे। इसके अलावा चूँकि शास्त्रीय भाषा जो है वो साहित्य जो है, उसका साहित्य जो है वो आज से भिन्न है, उस कल्चर को, उस परंपरा को बनाए रखने के लिए हमने शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में देना अनिवार्य समझा। और इस पर जो है एक तरह से 2006 में जो है नए शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंड जो है वो निर्धारित किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे चूँकि शास्त्रीय भाषा जो है वो साहित्य के, आज के साहित्य से भिन्न है, तो क्लासिकल भाषा और इससे उत्पन्न रूप के बीच एक जो है वो फोक है, जो फोक लैंग्वेज होती हैं, आपने बहुत सुना होगा, तो उन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की बात आई। अगर आपसे क्वेश्चन कि किसी भी भाषा को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाए, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसे दिया गया? आपने देखा तमिल को दिया गया, इसके अलावा संस्कृत भी क्या है, एक क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषा है। इसके अलावा तेलुगु हो गया, इसके अलावा कन्नड़ हो गया, इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इसके अलावा मलयालम हो गया, और इसके अलावा उड़िया हो गया। तो कितनी लैंग्वेज हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 6 भाषाएं हैं, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो दूसरा क्वेश्चन कि अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाए तो उससे लाभ क्या होता है? तो यहाँ पर लाभ ये होता है कि अगर किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, तो जहाँ पर भी वो क्लासिकल लैंग्वेज वगैरह सिखाई जा रही होगी, जो भी सेंटर होंगे जहाँ पर जो क्लासिकल लैंग्वेज को बढ़ावा देते होंगे, सिखाते होंगे, उनको वित्तीय सहायता मिल सकती है। अगर वो जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कुछ वित्तीय धन मांगना चाहते हैं, सहायता मांगना चाहते हैं, तो उनको वित्तीय सहायता मिल जाएगी जहाँ पर उस भाषा की पढ़ाई वगैरह करवाई जा रही है। इसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेज को जो है बड़े बड़े पुरस्कार वगैरह मिल जाएंगे, तो यानी उससे लोगों को पहचान मिलेगी, एक जो है उस कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो भी विश्वविद्यालय वगैरह हैं वहाँ पर अनुदान आयोग जो है उसका अनुरोध किया जा सकता है, जो है अनुदान वगैरह मिल सकता है, इसके लिए काफ़ी पैसा वगैरह मिल सकता है कि जो है क्लासिकल लैंग्वेज को, संस्कृति को, कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये कामकाज यहाँ पर कराया जा रहा है, इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाने से कम शुरुआत में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में पेशेवर जो है पीठ स्थापित करें, और जिन पर उक्त भाषा में गणमान्य विद्वान स्थापित हों। यानी अगर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाता है उसके लिए आप टीचर रखोगे, यानी अगर कहीं पर भी संस्कृति या उस कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए आप टीचर रखोगे, पहली प्रायोरिटी। उसके बाद आपको जो है सहायता अनुदान मिल सकता है अनुदान आयोग से। इसके अलावा वित्तीय सहायता मिल सकती है केंद्र द्वारा, और इसके अलावा कई सारे पुरस्कार मिल सकते हैं। तो ये फ़ायदा होते हैं, ये लाभ होते हैं किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिए जाने के लिए। ठीक है, ये बात आपने यानी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिकोड करके बहुत अच्छे से आपने डिस्कस कर लिया और पढ़ लिया। आई होप इसके बाद आप इससे बेहतर जो है इस राजभाषा के बारे में चर्चा या इस स्टोरी के माध्यम से जो है कनेक्ट करने का जो काम था मेरा, या कह सकते हैं कि मेरा उत्तरदायित्व था, वो मैंने यहाँ पर समाप्त किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राजभाषा है, जैसे मैंने पहले पॉइंट से स्टार्ट किया कि जो राजभाषा है वो 4 भागों में बटी हुई है। कैसे आपको याद रखना है, तो 4 भाग कौन कौन से थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा आर्टिकल क्या चीज़ लिखी गई है वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है लास्ट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राजभाषा है उसको 4 भागों में बांटा गया है, संघ की भाषा, क्षेत्र की भाषा,
और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, इसके अलावा विशेष निर्देश। तो जो संघ की भाषा है उसके तहत 343 और 344 दो आर्टिकल आते हैं। दो आर्टिकल कौन कौन से हैं? संघ की भाषा यानी संघ की भाषा, राजभाषा जो है वो हिंदी होगी। ये किस आर्टिकल में बात कही गई है? ये 343 आर्टिकल में बात की गई है। उसके बाद 344 आर्टिकल क्या है? तो राजभाषा पर संसदीय आयोग और समिति जो है वो 344 आर्टिकल में गठित किया गया है। इसके अलावा 345 में राज्य की राजभाषा, तो राज्य की राजभाषा या क्षेत्रीय लैंग्वेज जहाँ से प्रायोरिटी दी गई, तो क्षेत्रीय लैंग्वेज में 345 आर्टिकल। 346 एक राज्य दूसरे राज्य से किस भाषा में कम्युनिकेट करेगा, या फिर राज्य और संघ के बीच जो है वो कम्युनिकेशन का जो है क्या होगी, राजभाषा किसे माना जाएगा। फिर 347 आर्टिकल इस चीज़ के लिए, अगर कोई भी जो है बहुत बड़ा जन समुदाय किसी एक चीज़ को या एक भाषा को जो है प्रायोरिटी दे रहा है, या किसी बड़े समुदाय द्वारा एक ही तरह की भाषा बोली जा रही है, तो उसे राज्य द्वारा अगर प्रायोरिटी दी जाए या राज्य की जनसंख्या द्वारा अगर प्रायोरिटी दी जा रही है, तो राष्ट्रपति उसे राज्य भाषा का दर्जा जो है दे सकता है। राज्यपाल इसके लिए सिफारिश वगैरह कर सकता है राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति द्वारा ये मांग जो है राष्ट्रपति के पास ये मांग जाती है कि अगर राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है इस बात से कि कई लोगों द्वारा अगर वो लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसे राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था 347 आर्टिकल में। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल इंग्लिश मान्य है, जजमेंट आएगा, और हिंदी मान्य नहीं है। ना ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं और ना ही जजमेंट के लिए। लेकिन हाई कोर्ट में आपने देखा कि कम्युनिकेशन जो है कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट जो आएगा वो इंग्लिश में आएगा। ठीक है, तो 348 और 49 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। फिर 350 जो है आपने देखा कि जैसे 350A 350B ये अल्पसंख्यक समुदाय से बारे हैं। इसके अलावा 351 आर्टिकल जो है वो हिंदी भाषा के विकास को प्रायोरिटी देता है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे किया जाए। 350 जो है वो शिकायत जो है वो निवारण के लिए है, प्रतिनिधित्व के लिए है। तो आई होप आपको ये लेसन पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया। तो समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फर्स्ट टू लास्ट, यानी अगर मेरे साथ आप जुड़े हैं कंटिन्यू बेसिस पे, तो जैसा पॉलिटी में अगर फर्स्ट टू लास्ट लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर कवर होगा, ये मेरा वादा है। और इसके अलावा जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू मेरे दोस्त।